420 सौतन। रघुवेंद्र, मेरी मेरी बेटी मधु का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। रामलाल, ये तो कैसी बात कर रहा है? तू कहीं भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं। और रही बात मधुलिका के ख्याल रखने की, तो वो तो मेरी भी बेटी समान है। कितना कुछ किया है तूने मेरे लिए, पैसों से लेकर घर और कई कई चीजों की मदद की है। और तू कह रहा है कि मैं मधु को संभालूं? अरे बेशक संभालूंगा, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं रघुवेंद्र, वैसे नहीं। तू तेरे बेटे अंकुश की शादी मेरी बेटी मधुलिका से करा दे। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं रामलाल भाई साहब? मेरे अंकुश की शादी तो हो चुकी है और वो अपनी बीवी मेघा के साथ बहुत खुश है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको ये करना होगा त्रिवेणी भाभी, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर रामलाल की सांसें रुक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रामलाल ने रघुवेंद्रा जी की बहुत मदद की होती है और उसी का कर्ज चुकाने के लिए रघुवेंद्र के बेटे अंकुश को मेघा से शादीशुदा होने के बावजूद भी शादी करनी पड़ती है। मेघा घर में ही स्वेटर्स और मफलर बुनती और उन्हें ऑनलाइन बेचती। सास त्रिवेणी को अपनी दोनों बहुएं नापसंद थी। अब सौतन मधुलिका घर में प्रवेश कर चुकी होती है और वो अपने भोले पिता से पूरी अलग होती है। वो तो लालची और बहुत बड़ी 420 होती है। आइए देखते हैं इस 420 सौतन की कहानी। 12,365 इन्हें गुलक में डाल देती हूँ और फिर मुझे और 3 मफलर बुनने हैं। आज ऑर्डर्स बहुत है। मधुलिका मेघा के कमरे के बाहर से छुपकर ये देख रही होती है। वाह 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 वाह, इतने सारे पैसे। मेरी सौतन तो बहुत तेज निकली, अकेली कमा दी है। लेकिन माय डियर सौतन, अब तेरी इन पैसों पर मेरी नजर पड़ चुकी है और इन्हें अब मेरा होना होगा। रात में जब सब सो जाते हैं तभी घूंघट में आकर मधुलिका चुपके से मेघा के कमरे में आकर उसकी अलमारी में से उसका गुल्लक चुरा लेती है और साथ ही साथ उसके बुने हुए मफलर और स्वेटरों को भी फाड़ कर चली जाती है। अगले दिन ये क्या हो गया? दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर इतनी मेहनत से मैंने ये स्वेटर और मफलर बनाए थे, सब तहस महस हो गए। और तो और चोर ने मेरा गुल्लक भी चुरा लिया। इसलिए 1000 बार कहा है कि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद करके सोया करो। मेघा दीदी, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। जाने दो मेघा बेटा, अब रो रो के अपना हाल बेहाल मत करो। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के आते हैं। हाँ मेघा, चिंता मत करो, चोर पकड़ा ही जाएगा। बेचारे, इन्हें तो खबर ही नहीं कि इन्होंने अपने ही घर में एक आस्तीन का सांप पाल रखा है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है लेकिन चोर का कुछ पता ही नहीं चलता। फिर कुछ दिनों बाद त्रिवेणी अपने बेटे अंकुश के जन्मदिन के लिए बेकरी से केक खरीद कर लाती है और फ्रिज में रखती है। कल अंकुश का हैप्पी वाला बर्थडे है, उसका मनपसंद केक लाई हूँ, वो भी मोहल्ले की सबसे महंगी बेकरी से। आज रात घड़ी का कांटा जैसे ही 12 पे जाएगा, इसे निकाल कर अंकुश को सरप्राइज दे दूंगी। त्रिवेणी रसोई से चली जाती है और मधुलिका वहां आ जाती है और फ्रिज खोलकर केक को बाहर निकालकर बड़े ही चाव से खाने लगती है। हाय क्या स्वाद है, हेवन। इस केक को खाकर तो मैं बेहोश ना हो जाऊं। इतना स्वादिष्ट केक मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये केक मैंने खाया है। पापा पापा, आपकी मौत से मुझे तो कई सारे फायदे हुए हैं। थैंक यू सो मच, मुझे इस घर की दूसरी बहू बनाने के लिए जाते जाते। मधुलिका पूरा का पूरा केक सफा चट कर देती है और एक लंबी सी डकार मारती है। बाद में जब त्रिवेणी केक देखने आती है और वहां पर कुछ भी नहीं दिखता तो वो तिलमिला उठती है और रघुवेंद्र को चिल्लाने लगती है। अरे कुछ तो शर्म करो, आपके बेटे के लिए लाई थी मैं केक, उसका जन्मदिन है कल,
और आप पूरा केक चट कर गए। डॉक्टर ने 100 बार कहा है कि डायबिटीज है, फिर भी आप बाज नहीं आते। लेकिन त्रिवेणी, मैंने तो केक की शक्ल तक नहीं देखी, तो उसे खाना तो बहुत दूर की बात है। मेरा यकीन मानो। नहीं, आप बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। चलो अब निकालो पैसे। पूरे के पूरे 1000 रुपए का केक था। क्या? अब कौवे की तरह काव काव ना करो और चुपचाप पैसे दो। रघुवेंद्र को ना चाहते हुए भी मुंह छोटा करके पैसे देने ही पड़ते हैं। ऐसे ही मधुलिका रोजाना अपनी 420 करती रहती। एक बार जब मेघा आंगन में कपड़े धो रही होती है तभी, अरे मेघा दीदी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? लाइए, मैं धो देती हूँ सारे कपड़े। वैसे भी मेरे पास आज कोई काम नहीं है करने के लिए। नहीं नहीं मधुलिका, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। उफो दीदी, माना कि हम दोनों सौतन हैं, लेकिन सौतनों का रिश्ता सिर्फ नफरत का ही हो ऐसा तो किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा। चलिए दीजिए, सौतन बनी सहेली वाले कोट को अपनाते हैं और दोनों मिल बांट के काम करते हैं। ओके, ये लो फिर। मधुलिका कपड़े धोती है और फिर जानबूझकर अंकुश के सामने बीमार होने का नाटक करती है और बिस्तर पर पड़े पड़े करहा रही होती है। अरे मधुलिका, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कंबल ओढ़कर दिन दहाड़े ही सो गई? अंकुश जी, बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। बदन और हाथ पे बहुत दर्द कर रहे हैं। मैंने मेघा दीदी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने तो भी जबरदस्ती मुझसे सारे कपड़े धुलवाए। ये सुनकर अंकुश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेघा के पास जाता है और उसे खूब डांटता है। मेघा, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई उस पर? अरे आई नो तुम दोनों एक दूसरे की सौतन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर ऐसी छोटी छोटी बातों से उससे बदला लेती रहो। क्यों धुलवाए उससे इतने सारे कपड़े? उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है, तुम्हें अंदाजा भी है? लेकिन अंकुश जी, मैंने उससे जबरदस्ती कपड़े नहीं धुलवाए। आपकी सौगंध, मैं जानती हूँ कि ये शादी किन हालातों में और किस बुनियाद पर टिकी हुई है, इसलिए मैं तो उसे अपनी बहन जैसी मानती हूँ, ना कि एक सौतन। तुम और तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें। अंकुश और मेघा की लड़ाई को चुपके से देखकर मधुलिका मन ही मन बहुत खुश होती है और हंसती है। एक दिन मधुलिका त्रिवेणी को प्रॉपर्टी के कागजात के साथ देखती है। अरे डडडा, प्रॉपर्टी के पेपर्स, इन पर अगर इस बुढ़िया ने दस्तखत कर दिए तो चिटकी बजाते ही पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे हवाले हो जाएगी। तभी वहां से गुजर रही मेघा मधुलिका से पूछती है, क्या तुम्हारे हवाले हो जाएगा मधुलिका? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही दीदी। मधुलिका वहां से घबराकर चली जाती है। मेघा को मधुलिका का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। बाद में मधुलिका एक प्लान बनाती है जिसमें वो पूरी तरह मेघा के जैसे तैयार होती है, उसकी साड़ी पहनकर, और उसी के जैसे बाल भी बनाती है और एक शरबत में कुछ मिलाती है। बस हो गया काम। अब जब त्रिवेणी जी यानी कि मेरी प्रिय सासू माँ ये शरबत पिएंगी तो उनका सर भारी हो जाएगा और उन्हें सब धुंधला धुंधला दिखेगा और उन्हें लगेगा कि ये सब उनकी प्यारी बहू यानी कि नंबर 1 बहू मेघा ने किया है। मधुलिका शरबत का ग्लास त्रिवेणी के कमरे में रख देती है और चली जाती है। त्रिवेणी जब उस शरबत को पीती है तो उसका सर चकराने लगता है और उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। तभी मधुलिका वहां पर मेघा के भेस में आती है और प्रॉपर्टी के कागजातों को निकाल कर कहती है, ये लो सासू माँ, इन कागजातों पर साइन करो। ये अंकुश जी ने दिए हैं। नया दुकान खरीदा है उन्होंने, इसलिए आपके दस्तखत की जरूरत है। जल्दी करो वरना देरी हो जाएगी। अरे तू तो मेघा बहू है। अच्छा ठीक है, दे दे। कहाँ करनी है साइन बता। तभी उतने में वहां पर मेघा, अंकुश और रघुवेंद्र आ जाते हैं और त्रिवेणी भी होश में आ जाती है। हाय दैया, इसका मतलब आप नाटक कर रही थी? फिर मेरे शरबत का असर कैसे? क्यों चुप क्यों हो गई? तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी 420 करती रहोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? मधुलिका बेटा, तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तू तो रामलाल से पूरी अलग है। इस कल मुही को अभी कैबे पुलिस के हवाले कर दो।
नास पीटी कहीं की। मन तो कर रहा है कि 2 थप्पड़ लगा दूं दोनों गालों पे, अच्छे से सेक जाएंगे दोनों गाल। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम प्रॉपर्टी को अपने हवाले करने की बात कर रही थी, और मेरे पैसों की चोरी भी तुम्ही ने की थी ना। क्योंकि आज मैंने देखा कि मेरे ड्रॉवर में तुम्हारी रिंग भी पड़ी है, जो पक्का चोरी करते समय गिर गई होगी ड्रॉवर में, और तुम्ही ने अंकुश जी और मुझ में झगड़ा लगवाया ना। अरे और पता नहीं क्या क्या रायते फैलाए इसको लक्षणी ने। बस बहुत हुआ मेरी प्यारी 420 सौतन, तुम्हारा खेल खत्म। मधुलिका को पुलिस आकर गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर मेघा अपने परिवार के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगती है।